फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अभी विज्ञान इतना सक्षम हुआ है कि वो आत्मा के अस्तित्व के बारे में हमें बता सके, जिसके बाद हम स्क्रीन पर बहुत सी आंखों को देखते हैं जहां ये बताया जाता है कि किन्हीं दो शख्स की आंखें एक जैसी नहीं होती, यानी कि सभी आंखें यूनिक है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट की तरह। फिर अगले सीन में हम इयान को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट होता है और वो जानवरों की आंखों पर शोध करता हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद हम इयान की आवाज में उसकी कहानी सुनते हैं जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब सीन कई साल पीछे जाता है जब इयान कॉलेज में पढ़ा करता था, जहां वो एक पार्टी में आया हुआ था, लेकिन वो पार्टी उसे कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी उसकी नजर बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जिसने अपने चेहरे को मास्क से छिपाया होता है। तब इयान उसके पास जाकर उससे सवाल करता है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं गई, जिस पर वो लड़की चांद की तरफ देखते हुए कहती है कि यह चांद बहुत सुंदर लग रहा है। तब लियन उस लड़की की आंखों की तरफ देखता है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, इसलिए वो उसकी आंखों की फोटो लेने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके लिए वो लड़की मान जाती है। तब लियन उसकी आंखों की तस्वीर लेता है, जिसके बाद वो लड़की इयान से पार्टी में चलने के लिए पूछती है और वो दोनों फिर पार्टी में जाकर एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन इयान अपने दोस्त कैनी के साथ एक लैब में काम कर रहा होता है और तभी वहाँ कैरन आती है जो इस लैब में लैब असिस्टेंट के तौर पर इयान के साथ काम करने आई हुई थी और आज उसका पहला दिन था, जिसके बाद इयान उसे चूहों की आंखों पर किया गया एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है, जिसे देख कैरन इयान से काफी इम्प्रेस हो जाती है। आगे हम इयान को उसके घर पर देखते हैं जो रात के वक्त उस लड़की की आंखों की तस्वीर को देख रहा होता है, जिसे देखते हुए उसकी आंख लग जाती है। वहीं अब अगले दिन इयान लैब में जाने के लिए एक बस में चढ़ता है, पर ना जाने कैसे वो रास्ते में ही बस से उतर जाता है और तभी उसकी नजर एक बिलबोर्ड पर पड़ती है जिसमें उसी लड़की की आंख बनी हुई थी जिससे वो पिछली रात पार्टी में मिला था। जिसके बाद वो अपनी लैब आकर उस बिलबोर्ड वाली मॉडल के बारे में सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम सोफी है जो पेशे से एक मॉडल है। आगे हम इयान को ट्रेन में देखते हैं जहाँ उसे सोफी दिखाई देती है जो उससे कुछ ही दूर पर बैठी होती है। फिर वो सोफी के पास जाकर बैठ जाता है और सोफी भी फिर इयान को पहचान लेती है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वहीं ट्रेन रुकने पर वो सीधा ट्रेन से बाहर निकल जाती है, जिसके पीछे इयान भी चल देता है। जहां कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसके बाद सोफी इयान को बताती है कि उसका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था, पर जब वो 11 साल की थी तभी से वो अपनी दादी के साथ फ्रांस आ गई थी। जिसके बाद इयान भी सोफी को अपने बारे में बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है जो जानवरों की आंखों पर शोध कर रहा है। फिर वो ये भी कहता है कि मैंने आज तक जितनी भी आंखों को देखा है उनमें से मुझे तुम्हारी आंख सबसे सुंदर लगी, इसलिए मैंने उस रात तुम्हारी आंखों की तस्वीर ली थी। अब उनकी बातों से कनेक्शन बनने के बाद सोफी इयान के घर आती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बातें करते हैं। फिर एक दिन जब वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं तो उन्हें एक सफेद मोर दिखता है, जिसे देख सोफी इयान को बताती है कि भारतीय संस्कृति में सफेद मोर को आत्मा का प्रतीक माना जाता है। वहीं इयान उस मोर के बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स बताने लगता है और इस बात से हम समझ पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। वहीं अब हम देखते हैं कि इयान सोफी के घर में ही रहने लगा है, जहां सोफी इयान को अपने माता पिता की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर इयान उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इस तरफ सोफी के कमरे में हमें भगवान गणेश की एक मूर्ति दिखाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे भारतीय संस्कृति से काफी लगाव है। अब दूसरे दिन इयान और कैरन एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे होते हैं, जिसमें कि वो एक कीड़ा जिसके पास आंख नहीं होती उसी आंख दे रहे होते हैं, क्योंकि इयान के मुताबिक इंसान की आंख भगवान की देन नहीं बल्कि इंसान के विकास के दौरान विकसित हुआ एक अंग है। फिर इयान घर आकर सोफी से शादी के लिए पूछता है, जिस पर सोफी मान जाती है और अगले ही दिन वो दोनों कोर्ट में शादी के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि आज उनकी शादी नहीं हो सकती, जिसके बाद वो उदास होकर वापस घर जाने लगते हैं। फिर तभी उसके पास कैरन का फोन आता है जो खबर करती है कि हम जिस कीड़े के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसे हम विज्ञान की मदद से आंखें दे सकते हैं। जो सुनकर इयान काफी खुश हो जाता है और सोफी को भी लैब चलने के लिए पूछता है। वहीं लैब में इयान सोफी को कैरन से मिलवाता है, जहाँ इयान और कैरन सोफी को उस कीड़े के बारे
बारे में बताते हैं, जो सुनकर सोफी इयान पर गुस्सा हो जाती है। वो कहते हैं कि ये सब प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये उसके और हमारे लिए काफी विनाशकारी होगा। इसलिए फिर इयान वैज्ञानिक तथ्य देकर सोफी को समझाता है, पर तभी सोफी के हाथों से एसिड गिर जाता है, जिसकी कुछ छींटे इयान की आंखों में चली जाती है, जिससे उसकी आंखें बुरी तरह से जलने लगती है। अब ये देखकर सोफी कैरन को बुलाती है, जो आकर इयान की आंखों में दवा डालती है, जिससे उस एसिड का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर कैरन इयान की आंखों पर पट्टी बांध देती है, जिसके बाद सोफी और इयान अपने घर आते हैं, जहाँ वो लिफ्ट के जरिए अपने रूम की ओर जा ही रहे होते हैं कि अचानक से रास्ते में लिफ्ट का एक केबल टूट जाता है, जिससे वो लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है। जो देखकर सोफी एकदम डर जाती है और डर के मारे रोने लगती है, जिस पर इयान किसी तरह उस लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। पर इससे पहले कि सोफी निकलती, वो लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसमें फंसकर वो बेचारी मारी जाती है। अब इस सदमे के बाद इयान पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं सोफी ने इयान को बताया था कि उसके मरने पर उसे दफनाने के बजाय जला देना, इसलिए इयान उसके कटे हुए शरीर को जलाकर उसकी अस्थियों को चर्च के पीछे गाड़ देता है। अब इसके बाद इयान सदमे में ड्रग एडिक्ट हो जाता है। फिर एक दिन उसके पास कैरन का कॉल आता है, जो इयान के घर आ रही होती है। वो घर आकर इयान को वो कीड़ा दिखाती है, जो अब पूरी तरह से देख सकता था। लेकिन इस बात से इयान को सोफी की याद आ जाती है और वो कैरन के गले लगकर रोने लगता है। जिसके बाद ये मूवी 7 साल आगे बढ़ जाती है और अब हम इयान को एक टीवी इंटरव्यू में देखते हैं, जिसमें वो बताता है कि कैसे उसने उस कीड़े को आंख देकर भगवान के नियम को बदल दिया। आगे हम इयान, कैरन और कैनी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इयान की कैरन से शादी हो चुकी है और अब कैरन प्रेग्नेंट है। जिसके कुछ दिन बाद कैरन एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम टोबैस रखा जाता है। वहीं एक नर्स टोबैस की आंखों का आइरिस स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि टोबैस की आंखें किसी पॉल एडवर्ड डेरी नाम के शख्स से हूबहू मिलती थी, लेकिन कोई इसे सीरियस नहीं लेता और इस बात को ये कहकर टाल दिया जाता है कि शायद कंप्यूटर में किसी तरह की समस्या है। फिर कुछ साल बाद जब टोबैस थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इयान के पास डॉक्टर सीमेंस का कॉल आता है, जो टोबैस पर कुछ टेस्ट करना चाहते थे। इस पर इयान और कैरन टोबैस को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां टोबैस को 2 डॉग्स की तस्वीर दिखाई जाती है, जिनमें से वो एक को सेलेक्ट करता है। फिर उसे 2 महिलाओं की तस्वीर दिखाई जाती है, जिनमें से एक को वो सेलेक्ट करके रोने लगता है और ये एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों वापस घर आ जाते हैं। अब इधर हम इयान को उस आदमी के बारे में पता लगाते हुए देखते हैं, जिसकी आंखें टोबैस से मिलती थी, जहां उसे ये पता चलता है कि ये आदमी किसी इनाओ नाम की जगह पर रहता है। इसलिए अब इयान इनाओ जा पहुंचता है और एक दुकान में जाकर पॉल के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि पॉल को मरे कई साल बीत गए हैं। इसलिए अब इयान पॉल के घर का पता लगाते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां उसे वही डॉग दिखाई देता है, जिसकी तस्वीर को टोबैस ने सेलेक्ट किया था। साथ ही साथ उसे वो महिला भी दिखती है, जिसकी तस्वीर देखकर टोबैस रोने लगा था। दरअसल ये महिला पॉल की पत्नी थी। अब इन सब के बाद इयान वापस से कैरन के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है। जिसके बाद इयान कैनी को बुलाकर सोफी की आंखों की तस्वीर देकर आइरिस स्कैन करने को कहता है, जिस पर कैनी ऐसा ही करता है, जहां उसे पता चलता है कि 3 महीने पहले ही किसी शख्स का आइरिस स्कैन बिल्कुल सोफी के जैसे पाया गया है और वो शख्स भारत से है। जो देखकर कैरन उसे भारत जाने के लिए कहती है। तब इयान कैरन को बताता है कि सोफी मुझसे हमेशा भारत की बातें किया करती थी और वो वहाँ की संस्कृति से काफी ज्यादा प्रभावित भी थी। जिसके बाद इयान भारत के लिए रवाना हो जाता है और दिल्ली आकर सीधा उसी जगह जाता है जहाँ उस शख्स का आइरिस स्कैन हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात प्रिया नाम की एक लड़की से होती है, जो वहाँ की मैनेजर होती है। अब इयान उससे सोफी की आंखें दिखाते हुए कहता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर किसी की बिल्कुल ऐसी ही आंखें रजिस्टर हुई थी, जिस पर प्रिया उसकी आंखें देखते ही पहचान जाती है और बताती कि ये आंखें एक छोटी सी बच्ची की है, जिसका नाम सेरोलिना है। पर उसे ये नहीं पता कि सेरोलिना इस वक्त कहाँ है। इस पर इयान प्रिया से सेरोलिना को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगता है, जिस पर अंत में प्रिया तैयार हो जाती है, इसलिए वो उसे कल आने के लिए कहती है।
फिर दूसरे दिन प्रिया इयान को लेकर एक जगह जाती है और वहाँ के लोगों से सेरोलिना के बारे में पूछती है, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि सेरोलिना के माता पिता मर चुके हैं और उसके पास कोई घर भी नहीं है, इसलिए कोई नहीं जानता कि सेरोलिना इस समय कहाँ है। तभी फिर इयान को एक आइडिया आता है, इसलिए वो सोफी की आंखों की तस्वीर बिलबोर्ड पर लगवा देता है। फिर अगले दिन हम प्रिया और इयान को देखते हैं, जहाँ प्रिया इयान से कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि क्या तुम धार्मिक हो, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो, जिस पे इयान बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं केवल वैज्ञानिक तथ्यों पर ही विश्वास करता हूँ। तब प्रिया इयान से एक सवाल करती है कि तुम उस दिन क्या करोगे जिस दिन तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होगा। इस पर इयान कोई जवाब नहीं देता। अब आगे हम इयान को उसी बिली बोर्ड के पास बैठा हुआ देखते हैं और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उस बिली बोर्ड को बहुत ध्यान से देखी जा रही थी। वहीं अब इयान उसकी आंखें देखते उसे पहचान लेता है कि वो सेरोलिना है। तब इयान उससे कुछ बातें करता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो कैरन के साथ मिलकर सेरोलिना पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, जिसमें वो उसे कुछ तस्वीर दिखाता है जो सोफी से जुड़ी हुई थी, जिनमें से ज्यादातर का जवाब सेरोलिना सही देती है। और आखिर में वो उसे 3 लड़कियों की तस्वीर दिखाता है, जिनमें से वो सोफी की तस्वीर की तरफ इशारा करती है। और अब यहाँ कंफर्म हो जाता है कि सेरोलिना का पिछला जन्म सोफी का था, लेकिन इयान को अब भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद वो लोग नीचे जाने लगते हैं और जैसे ही लिफ्ट खुलती है, सेरोलिना डर के मारे इयान को जोर से पकड़कर रोने लगती है, जो देखकर इयान को याद आता है कि सोफी की मौत लिफ्ट से ही हुई थी और उसका यही डर इस जन्म में भी उसके साथ है। जिसके बाद उसे प्रिया की कही बात याद आती है और वो समझ जाती कि ऐसे बहुत सी चीजें जो विज्ञान के भी परे हैं, जिसका जवाब विज्ञान आज तक नहीं ढूंढ सका। तब इयान सेरोलिना को गले लगाकर शांत करता है और उसे लिफ्ट से ना ले जाकर सीढ़ियों से नीचे ले जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो इसमें ऐसे सवाल उठाए गए हैं जो विज्ञान के समझ से परे हैं, जैसे कि पुनर्जन्म जो इयान के बेटे टॉबस और इयान के पहले प्यार सोफी का हुआ, जिन पर पहले तो वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन आखिरकार उसे इस बात को स्वीकार करना ही पड़ा कि विज्ञान के परे भी कई ऐसे चीज है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।